नमस्कार साथियों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। और आज हम यहाँ पे सारे लाइब्रेरी साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जितने भी क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिए हैं वो सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं और आगे भी ये सारे क्वेश्चंस आपके यूज़फुल होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम? इनमें से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो ऑप्शन देख लेते हैं, कोहा, उबंटू, जावा, पाइथन। तो कोहा की बात करें तो ये इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी सिस्टम है, 2000 में स्टार्ट हुआ था, तो ये इसका आंसर नहीं है। उबंटू की बात करें तो उबंटू एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, बिल्कुल यही इसका आंसर है, और ये सन 2004 में स्टार्ट हुआ था, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया उबंटू। ये फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है और ये फ्रीली अवेलेबल मिलता है इंटरनेट पर। थर्ड ऑप्शन की बात करें, जावा। जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो ये इसका आंसर नहीं हो गया। पाइथन की बात करें तो पाइथन भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है उबंटू। उबंटू हमारा स्टार्ट हुआ था सन 2004 में, तो ये ध्यान रखिए आप। तो इसका आंसर, ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करिए तो इसका आंसर, ये आंसर है उबंटू। उबंटू के बारे में देखते हैं एक छोटी सी चीज़। उबंटू लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन पे काम करता है, फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। इनिशियली रिलीज था इसका 3 एडिशन में, डेस्कटॉप, सर्वर एंड कोर फॉर इंटरनेट ऑफ थिंग डिवाइसेज एंड रोबोट। इनिशियल रिलीज डेट है इसकी, आगे एग्जैक्ट डेट की बात करें 20 अक्टूबर 2004। डेवलपर है इसके कैनिकल लिमिटेड। ऑपरेटिंग सिस्टम है फैमिली लिनक्स। क्वेश्चन नंबर 2, वन ऑफ द बुक सिलेक्शन प्रिंसिपल स्टेट दैट द बेस्ट रीडिंग फॉर द लार्जेस्ट नंबर एट डैश कॉस्ट। तो यहाँ पर देखते हैं क्या ऑप्शन होगा, तो इसका सही आंसर है लिस्ट। कम से कम कीमत पर सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को बेस्ट रीडिंग मिल पाए, यही इस क्वेश्चन का सही आंसर है। तो बेस्ट रीडिंग फॉर द लार्जेस्ट नंबर, कम से कम कीमत पे, और कम से कम का आंसर हो गया लिस्ट कॉस्ट पे। फाइनेंशियल एलोकेशन मेड टू ए लाइब्रेरी फॉर द परचेज ऑफ फर्नीचर एंड इक्विपमेंट यूजुअली कम अंडर द बजट हेड। तो फाइनेंशियल एलोकेशन दो टाइप के होते हैं, पहला होता है रिकरिंग ग्रांट और दूसरा होता है नॉन रिकरिंग। तो रिकरिंग ग्रांट में हम जो यूज़ करते हैं वो होती है स्टाफ की सैलरीज, क्योंकि हमें हर महीने देनी होती है, तो वो रिकरिंग होती है। और नॉन रिकरिंग में आते हैं जैसे फर्नीचर हो गया या कुछ ऐसा काम कराना है, बिल्डिंग पे रिपेयर कराना है, जो हर साल या हर महीने नहीं करा सकते, एक कुछ पीरियड के बाद कराते हैं, तो वो हो गया नॉन रिकरिंग। तो इसके अंदर जो राइट ऑप्शन है वो है नॉन रिकरिंग ग्रांट, क्योंकि ये फर्नीचर की बात कर रहा है और अदर इक्विपमेंट्स की बात कर रहा है, जो हमें हर महीने नहीं कराना होता, तो इसका सही आंसर होगा नॉन रिकरिंग ग्रांट। बुक मिसप्लेस्ड ऑन द सेल्फ बाय द रीडर आर रिस्टोर्ड। सेल्फ में हमारी बुक्स होती है, और बुक्स जितनी भी सेल्फ में होती है वो कॉलम क्लास नंबर के हिसाब से हमारी अरेंज होती है। क्लास नंबर प्लस बुक नंबर प्लस कलेक्शन नंबर को हम बोलते हैं कॉल नंबर। तो कॉल नंबर के हिसाब से हमारी बुक्स अरेंज होती है। आप किसी भी लाइब्रेरी में जाएंगे तो इस पर पर्ची लगी होगी, जो एक नंबर भी लिखा रहेगा और एक अल्फ़ाबेट में भी लिखा रहेगा, तो उसे ही हम कंबाइन करके कहते हैं कॉल नंबर। तो जब रीडर खुद उस बुक्स को अरेंज करता है तो उसे हम बोलते हैं सेल्फ रेक्टिफिकेशन। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 5, इंडियन पेटेंट्स ऑन ऑल एरिया आर पब्लिश्ड इन। इंडियन पेटेंट सारे सब्जेक्ट के ऊपर कहाँ पब्लिश होता है? ये होता है पब्लिश गैजेट ऑफ इंडिया पार्ट 3 में। कोलन क्लासिफिकेशन इज रिलेटेड विद विच स्कीम? कोलन क्लासिफिकेशन किस स्कीम से रिलेटेड है? तो इसका आंसर हो गया फ्रीली फेसेस। कोलन क्लासिफिकेशन के बारे में देख लेते हैं दो बातें। ये 1928 में रंगनाथन जी ने कंसीव करी थी, और ये फर्स्ट एडिशन जो इस कोलन क्लासिफिकेशन का आया था वो आया था 1933 में, जो कोलन क्लासिफिकेशन का जो फर्स्ट एडिशन था। और जो इसका लास्ट एडिशन था वो था इसका 7th एडिशन, और वो आया था 1987 में, वो रंगनाथन जी के मरने के बाद आया था। ओके, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऐसा रंगनाथन ने कोलन क्लासिफिकेशन स्टार्ट करी थी, और ये फ्रीली फेसेस्ड है। विच लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस एम्फेसिस ऑन रीडिंग ऑफ द बुक्स फ्रॉम द लाइब्रेरी? इसमें से कौन सा लॉ यूज़ करता है कि रीडिंग होनी चाहिए बुक्स की लाइब्रेरी से? तो वो आंसर है इसका 5th लॉ। 5th लॉ का क्या आता है कि लाइब्रेरी इज ए ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म। ग्रो कब करेगी? जब कुछ बुक्स हम उससे हर साल हटाते रहेंगे। पुरानी बुक्स जो आउटडेटेड है तो उसे हटा दे जाएंगे, तभी ग्रो करेगी। और ये रीडिंग कब होगी? जो लाइब्रेरी स्टाफ है तो वो बुक्स चुनते हैं जो किसी काम की नहीं, जो आउट ऑफ सिलेबस हो गया, तो वो पुरानी बुक हटाते हैं और नई बुक्स एक्विजिशन करते हैं। इसीलिए
इसके लिए फिट होता है हमारा 5th लॉ। क्वेश्चन नंबर 8, साइंस डायरेक्ट इज ए डाटाबेस डेवलप्ड बाय, साइंस डायरेक्ट एक डाटाबेस है, किसने डेवलप करा था ये पूछ रहा है। तो ये डेवलप करा था एल्सवेयर ने डेवलप करा था। साइंस डायरेक्ट एक वेबसाइट है जो हमें प्रोवाइड करती है एक्सेस टू लार्ज बिब्लियोग्राफिक डाटाबेस। किसके डाटाबेस होते हैं वो? साइंटिफिक एंड मेडिकल पब्लिकेशन ऑफ डच पब्लिशर एल्सवेयर। तो पब्लिशर तो वही हमारा एल्सवेयर, और जो डाटाबेस होते हैं वो साइंटिफिक और मेडिकल पब्लिकेशंस के होते हैं। तो इट होस्ट ओवर 18 million pieces of content from more than 4,000 academic journal and 30,000 e-books of this publisher. साइंस डायरेक्ट 1997 में लॉन्च हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉमन एक्सिलरीज आर यूज इन, तो कॉमन एक्सिलरीज कहाँ यूज होती है? तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में आता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है यूडीसी। यूडीसी की बात करें तो यूडीसी होती है यूनिवर्सल डेसिमलेशन क्लासिफिकेशन। तो यूडीसी के ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। यूडीसी डेवलप करी थी बेल्जियम बिब्लियोग्राफर ने, पॉल ओलेट ने और हेनरी ला फोल्टेन ने। यूडीसी एक एंग्लो सिंथेटिक स्कीम है, ये कई बार ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बेल्जियम, पॉल ओलेट एंड हेनरी ला फोल्टेन। यूडीसी एक एंग्लो सिंथेटिक स्कीम है और 1991 के बाद यूडीसी का जो कार्यभाग है ओन करता है, जो इसको और मैनेज करता है, वो है यूडीसी कंसोर्शियम। और यूडीसी कंसोर्शियम एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसके हेडक्वार्टर है हेग्स, नीदरलैंड में। ओके, तो ये यूडीसी की मैंने एक फ़ोटो भी लगाई है कि यूडीसी 2 पार्ट में डिवाइड होती है, मेन टेबल और एक्सिलरीज। फिर एक्सिलरीज होती है कॉमन एक्सिलरीज और स्पेशल एक्सिलरी सब डिवीज़न में। तो यही पूछा गया था ये कॉमन एक्सिलरीज कहाँ पे यूज़ होती है। तो ये कॉमन एक्सिलरीज हमारी यूडीसी में यूज़ होती है। कॉमन एक्सिलरी साइंस और कॉमन एक्सिलरी सब डिवीज़न वो फर्दर डिवाइड होती है फिर इंडिपेंडेंट एक्सिलरी टेबल और डिपेंडेंट एक्सिलरी टेबल। तो ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, आई होप कि आप याद करें इसे। ओके, तो लाइब्रेरी लेजिस्लेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, लाइब्रेरी लेजिस्लेशन रेफर टू द डेवलपमेंट ऑफ, किसके डेवलपमेंट की बात करते हैं? तो बात करते हैं पब्लिक लाइब्रेरीज़ की। तो लाइब्रेरी लेजिस्लेशन जब आया था स्टार्टिंग में तो वो आया था मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन में 1948 में, और ऐसे चलता गया और 19 राज्यों में पास हुआ। तो हर राज्य की पब्लिक लाइब्रेरीज़ को डेवलप करने की बात करता है। तो इसका राइट आंसर है पब्लिक लाइब्रेरीज। कॉन्सेप्ट ऑफ एसडीआई यानी कि सेलेक्टिव डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन किसने इंट्रोड्यूस करा था? तो वो इंट्रोड्यूस करा था एसडीआई हमारा इंट्रोड्यूस करा था हेंस पीटर लुआन ने, HP लुआन भी बोलते हैं 1915 में, और ये IBM के में काम करते थे। तो असली में जब हम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं तो 2 टाइप में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। एक होती है CES जिसे हम बोलते हैं करंट अवेयरनेस सर्विस, और दूसरी होती है हमारी SDI, और SDI होती है हमारी सेलेक्टिव डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। तो इस नाम से ही पता चल रहा है सेलेक्टिव में मतलब हम उसे स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन देंगे, जैसे फिजिक्स से रिलेटेड, बायोलॉजी से रिलेटेड जो टॉपिक वो मांगता है सिर्फ वही इन्फॉर्मेशन देंगे, इरेलीवेंट इन्फॉर्मेशन कुछ नहीं देंगे। वेराइज इन CES में हम उसे सारी इन्फॉर्मेशन देंगे। तो CES में क्या होता है कि ये जैसे लाइब्रेरी में हमारे नए एक्विजिशन की बुक्स आती है तो हम जो भी बुक्स आएगी उनका कवर पेज निकाल के यानी कि जैकेट निकाल के बुलेटिन बोर्ड पे लगा देंगे ताकि यूज़र की अटेंशन मिले उन बुक्स को और वो उसको पढ़ने के लिए आकर्षित हो, सो दैट यूज़र आर अट्रैक्टेड टू रीड दोज बुक्स। लेकिन SDI में क्या होता है कि हम ये एक कंप्यूटराइज सर्विस होती है, तो इसमें हम क्या बनाते हैं कि हम यूज़र का प्रोफाइल बनाते हैं और जो डाटाबेस फाइल बनाते हैं जो हमें उसके यूज़र को भेजनी है। तो दोनों की मैचिंग इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, यहाँ पे दोनों की मैचिंग इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। तो SDI की नोटिफिकेशन आते हैं, फिर अगर कुछ गलती होती है या कुछ उसे यूज़र को सेटिस्फेक्शन नहीं होती तो यूज़र हमें फीडबैक दे सकता है इसमें, और एनालिसिस ऑफ रेस्पॉन्स होता है इसमें, और ये प्रोफाइल मॉडिफिकेशन भी होता है इसमें कि यूज़र को कुछ और चीज़ें चाहिए, कुछ मॉडिफाई करना है, लेकिन ये सारी चीज़ें CES में नहीं है। तो इन दोनों में ये डिफरेंस है, ये एक नॉर्मल सर्विस होगी, ये एक स्पेशल सर्विस होगी, लेकिन इसका फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा, सेलेक्टिव डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। ओके, HP लुआन ने निकाली थी ये 1950 में। तो इधर मैंने लगा रखा है करंट अवेयरनेस सर्विस इज़ टू इन्फॉर्म यूज़र अबाउट द न्यू इक्वेशन इन देयर लाइब्रेरीज। पब्लिक लाइब्रेरी इन पर्टिकुलर हैव यूज डिस्प्ले बोर्ड, जैसे कि मैंने बताया कि लाइब्रेरी के अंदर डिस्प्ले बोर्ड लगाते हैं हम, फिर लाइब्रेरी का
बुक्स का कवर पेज उतार के उस बुलेटिन बोर्ड पे लगा देते हैं ताकि यूज़र की अटेंशन उस बुक्स को मिले और पूछे कि वेयर इज़ दिस बुक, वेयर कैन आई फाइंड दिस बुक, टू ड्रा द अटेंशन ऑफ टू द रिसेंट एडिशन एंड मेनी लाइब्रेरीज प्रोड्यूस कंप्लीट और सेलेक्टेड लिस्ट फॉर सर्कुलेशन। तो ये मेरे आज के क्वेश्चंस थे, आज के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे मेरे। आई होप आपको अच्छा लगे हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।